यह है हमारा आज का सबसे पहला आर्टिकल। एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर इसको आप लोग जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेट कर पाओगे, साथ ही साथ जीएस पेपर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिलेट कर पाओगे। यहाँ पे हम लोग एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे जिसका नाम है एआईपी। एआईपी मतलब एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम। तो ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम सबमरीन्स के अंदर यूज़ किया जाता है। जो पनडुब्बियाँ होती है, पनडुब्बी ये है ना। सबमरीन्स के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाली है। ये आर्टिकल चर्चा में किस लिए है उसको सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आर्टिकल इसलिए चर्चा में है क्योंकि आपको पता होगा अभी हमारे पीएम बहुत सारे कंट्रीज़ के विजिट पर गए। अब उन कंट्रीज़ के साथ में डिस्कशन हुआ, डेनमार्क के विजिट पर गए, वहाँ पे काफ़ी सारी चर्चा की गई। फ्रांस के साथ भी यहाँ पर बातचीत की गई। अब फ्रांस में जाने से पहले फ्रांस की तरफ से यहाँ पर एक झटका दिया गया इंडिया को। वो झटका क्या था, यहाँ पे हम लोग उसको समझते हैं। यहाँ पे आप लोग ये देख पाओगे फ्रांस का जो नेवल ग्रुप है, ये नेवल ग्रुप यहाँ पे फ्रांस की एक कंपनी है जो कि भारत को सबमरीन्स बनाने में मदद कर रही है। आपको याद होना चाहिए कि भारत ने यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रखा है। हमने P-75 और P-75I को लॉन्च कर रखा है। P-70I का मतलब है इंडिया। अब P-75 में से ही P-75I निकल कर आया था। तो इन प्रोजेक्ट के अंदर में हमारा मेजर मकसद क्या है कि हम लोग सबमरीन्स यानी पनडुब्बियों को बनाएं, और इन पनडुब्बियों को बनाने में फ्रांस का जो नेवल ग्रुप कंपनी है ये हमारी मदद कर रहा है। अब मुद्दा ये निकल कर आया कि जो फ्रांस का नेवल ग्रुप है, इन्होंने भारत को ये एआईपी वाली टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया है। हालांकि इन्होंने बोला सबमरीन्स हम लोग बनाएंगे आपके साथ में, सबमरीन्स बना भी रहे हैं, और टाइम टू टाइम यहाँ पर जो भी हमारा टारगेट था उस टारगेट पे हम लोग अपनी सबमरीन्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो पूरी कर लेंगे। लेकिन फ्रांस के नेवल ग्रुप ने ये बोला हम आपको ये टेक्नोलॉजी एआईपी वाली टेक्नोलॉजी नहीं दे पाएंगे। ठीक है, अभी इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं। तो ये टेक्नोलॉजी क्या होती है इसको भी आगे मैं आप लोग को समझाऊंगा। तो इसी चक्कर में ये आर्टिकल काफ़ी चर्चा में आ चुका है। इनफैक्ट आप देख पाओगे इंडियन एक्सप्रेस ने काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन सेक्शन पर इसको समझाया है कि भाई ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि भारत चाहता है। क्यों चाहता है वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। बट यहाँ पे आप देख पाओगे ये पूरा का पूरा आर्टिकल मैंने लगा दिया है। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। इस पूरे आर्टिकल को आगे मैंने कॉपी पेस्ट भी कर दिया, तो एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन समझते हुए चलेंगे। एक चीज़ और आप देख पाओगे, ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है इस डेटा से आप लोग समझ पाओगे। हुआ क्या है, लगभग आप देख पाओगे 10 कंट्रीज देखने को मिल पाएंगी जिन्होंने अभी तक इस एआईपी सिस्टम को डेवलप किया है, प्लस कुछ कंट्रीज जो कि यहाँ पे अभी इस सिस्टम को डेवलप करने वाली हैं। और ऑलमोस्ट अगर हम लोग पूरे दुनिया भर में देखें तो लगभग 20 कंट्रीज यानी 20 देश ऐसे हैं जिनके पास ये सिर्फ और सिर्फ एआईपी सिस्टम है। उनके पनडुब्बियों के अंदर एआईपी सिस्टम है। तो आप लोग इमेजिन कर सकते हो एक अपने आप में यूनिक सी टेक्नोलॉजी है जो कि बहुत कम देशों के पास में है। इंडिया भी चाहता है इंडिया के पास में आए। तो फ्रांस हमारे लिए सबमरीन्स बना ही रहा था। हमने बोला कि भाई अपनी टेक्नोलॉजी हमें दे दो, ठीक है, टेक्नोलॉजी हमारे पास आ जाएगी तो हम उसके हिसाब से बना लेंगे। लेकिन फ्रांस ने मना कर दिया। अब भारत को ये एआईपी टेक्नोलॉजी खुद डेवलप करनी पड़ेगी, इंडिपेंडेंटली बनानी पड़ेगी। हालांकि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, लेकिन हम लोग डेफिनेटली इसको डेवलप कर पाएंगे। तो ये यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। आगे आते हैं। अब पहले तो हम लोग और बेसिक पर चलते हैं कि ये प्रोजेक्ट 75 और 75I है क्या, क्योंकि मुद्दा तो यहीं से शुरू हुआ है ना। हाँ, तो देखो ये समय था जून 1999 का। तो जून 1999 में क्या होता है, जो कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी है, इन्होंने यहाँ पर एक प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया। वो प्रोजेक्ट ये था कि हम लोग 2030 तक 24 सबमरीन्स को इंडक्ट कर लेंगे अपने कंट्री के अंदर। हमारी नेवी को 24 सबमरीन्स, 24 पनडुब्बियां थमा देंगे। तो ये हमारा टारगेट था, कब तक का, 2030 का। और ये टारगेट रखा गया था P-75 प्रोजेक्ट के अंदर में। देखना ध्यान से, ये P-75 है, मैं P-75I नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ P-75। क्लियर हुआ। तो P-75 हमने यहां पर अप्रूवल दिया इसको 1999 में। उसके बाद इसी P-75 में से, P-75 आप कह सकते हो ये हमारा फर्स्ट फेस है, और इसी P-75 में से सेकेंड फेस निकाला गया जिसका नाम दिया गया P-75I। आई इंडिकेट करता है इंडिया को। तो P-75I के अंदर हमने डिस्कस ये किया कि हम लोग अपने कंट्री के अंदर 6 सबमरीन्स को बनाएंगे, और वो जो 6 सबमरीन्स बनाई जाएंगी, इन सबमरीन्स को बनाने में फ्रांस का नेवल ग्रुप हमारी मदद करेगा। अब आपको पता है कि भारत आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहा है, हमारा ये इनिशिएटिव चल रहा है, और इसके अंदर में हम लोगों ने जो ये प्रोजेक्ट 75I किया था फ्रांस के नेवल ग्रुप के साथ में, जहाँ पे हम 6 सबमरीन्स को बना रहे हैं, इसमें हमने फ्रांस से ये भी बोल दिया था कि भाई आप सबमरीन्स बना तो रहे हो, लेकिन आपको ये एआईपी टेक्नोलॉजी हमें देनी होगी। लेकिन फ्रांस ने अब इस एआईपी टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया है। ये यहाँ पर मुद्दा है।
क्लियर हुआ। बाकी जो ये 75I प्रोजेक्ट वाला है, इसके अंदर मैंने आपको बताया 6 सबमरीन्स हम लोग को बनानी है, और वो जो 6 सबमरीन्स हैं वो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। अब ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन क्या होती है ये भी आगे आपको समझाऊंगा, थोड़ा सा वेट करो, सारी चीज़ आगे क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के लिए हमने 43,000 करोड़ रुपए यहाँ पर फ्रांस को थमाए थे कि भाई फ्रांस हमारी मदद करके सबमरीन्स को डेवलप करवाएगा और फिर हम लोग वो सबमरीन्स को नेवी को दे पाएंगे। क्लियर हुआ। आगे आते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखो, इसके ऊपर काफ़ी सारे हिंदी आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए हैं कि पीएम मोदी को पेरिस यात्रा में एक दिन पहले ही फ्रांस ने दिया बड़ा झटका। वो झटका यही है कि फ्रांस ने इस प्रोजेक्ट से खुद को अलग कर लिया। अलग करने का मतलब यह है कि फ्रांस ने बोल दिया कि भाई हम यहाँ पर आपको ये वाली AIP टेक्नोलॉजी नहीं दे पाएंगे। क्लियर हुआ। फ्रांसीसी कंपनी नेवल ग्रुप ने मंगलवार को कहा कि वह सरकार के PI-75I वाला जो प्रोजेक्ट है इसमें हिस्सा लेने में असमर्थ है, और उसकी वजह यहाँ पर यह है कि जो AIP सिस्टम है भारत उसकी मांग कर रहा है कि हम लोग को यह वाला टेक्नोलॉजी चाहिए, लेकिन ये वाली टेक्नोलॉजी फ्रांस देने को तैयार नहीं है। अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर। अब समझते हैं ये AIP टेक्नोलॉजी होती क्या है। अब AIP टेक्नोलॉजी को समझने से पहले हमें समझना होगा पनडुब्बी के बारे में, क्योंकि जब तक बेसिक समझ में नहीं आएगा तब तक ऊपर की बिल्डिंग बिल्कुल नहीं बनने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर पनडुब्बी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आपको कुछ इस प्रकार से ये पनडुब्बी नजर आती है ना। ये पानी के अंदर चलती है। अभी आप लोग को ये पानी के थोड़े से ऊपर दिख रही है, चलते चलते फिर ये पानी के अंदर चली जाएगी। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सबमरीन या फिर पनडुब्बी। अब यहाँ पे आप देख पाओगे पनडुब्बी के अंदर कुछ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस चीज़ के रिगार्डिंग आपको देखने को मिल जाएगी कि पनडुब्बी जो है समुद्र के गहराई के अंदर चलती है, ये आपको पता है। उसके बाद यहाँ पर देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा यहाँ पे रोल है पनडुब्बियों का, ये भी पता है। दुनिया की सबसे पहली जो पनडुब्बी है वो 1602 ईस्वी में आई थी। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पे ध्यान रख सकते हो। तो 1602 ईस्वी में सबसे पहली बार यहाँ पर एक डच वैज्ञानिक थे, उन्होंने यहाँ पर इस पनडुब्बी को बनाया था। और पहली सैनिक जो पनडुब्बी है उसका नाम टर्टल है। ठीक है, पहली पनडुब्बी जो बनकर आई थी, पहली सैनिक पनडुब्बी आपको इस प्रकार से दिख रही है, इसका नाम टर्टल है। ये 1775 ईस्वी में बनाई गई थी। ये यहाँ पर कुछ फैक्चुअल सा डेटा है, इंपॉर्टेंट सा डेटा है। फिर उसके बाद यहाँ पर यह बताया गया कि जो हमारा वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, वर्ल्ड वॉर 1 में पनडुब्बियों का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ था। ये भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन निकल कर आती है। अब ये पनडुब्बी होती क्या है इसको भी समझते हैं। अब देखो, पनडुब्बियाँ 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है डीजल पनडुब्बी और दूसरी होती है परमाणु पनडुब्बी, या फिर आप कह सकते हो न्यूक्लियर सबमरीन। ठीक है, तो डीजल वाली जिसको हम लोग कन्वेंशनल बोलते हैं और दूसरी यहाँ पर न्यूक्लियर सबमरीन। अब दोनों के बीच का क्या डिफरेंस है इसको समझते हैं। ये पिक्चर बहुत बेस्ट पिक्चर है, इसमें आपको एक एक इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाएगी। देखो, अभी मैंने जो प्रोजेक्ट 75I के बारे में बताया है, यहाँ पे हम लोग 6 पनडुब्बियाँ बना रहे हैं, वो हमारी कौन सी हैं, डीजल वाली हैं। अब इसी के अंदर AIP सिस्टम लगाया जा रहा है, और AIP सिस्टम की मांग कर रहे हैं जो कि फ्रांस नहीं दे रहा है। तो होता क्या है, डीजल सबमरीन और इसमें दूसरी वाली जो हमारी न्यूक्लियर सबमरीन है वो। तो सबमरीन 2 प्रकार की आपने समझ लिया। जो डीजल वाली सबमरीन देखने को मिलती है उसके अंदर डीजल का प्रयोग किया जाता है, ये तो सिंपल सी बात है, आपको नाम से समझ में आ रहा है। लेकिन इस डीजल का प्रयोग करके हम लोग उस सबमरीन की बैटरी को चार्ज करते हैं, और फिर वो बैटरी चार्ज होने के बाद उस एनर्जी से ये सबमरीन हमारी चलती है, सबमरीन फंक्शन करती है। ये हो गया हमारा डीजल पावर सबमरीन। अब जो दूसरे प्रकार की सबमरीन होती है वो होती है न्यूक्लियर पावर सबमरीन। न्यूक्लियर पावर सबमरीन के अंदर यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है, और यहाँ पे आप देख पाओगे एनर्जी रेगुलर मिलती रहती है। अब पता है दोनों में डिफरेंस कितना है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है ये पानी के अंदर ज़्यादा समय तक नहीं रह सकती, इसको 1 सप्ताह में ऊपर आना ही पड़ेगा पानी के सरफेस पर। इस प्रकार से जैसा मैंने दिखाया था, पानी के सरफेस पर आना ही पड़ेगा। ठीक है, पानी के सरफेस पर आना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे डीजल को जलाना पड़ेगा। जब डीजल जलेगा तभी बैटरी को चार्ज करेगा, सिंपल सी बात है। अब डीजल को आपको जलाना है तो पानी के अंदर ले जाकर जला नहीं पाओगे, ऊपर आना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा एयर चाहिए, थोड़ा सा यहाँ पे ऑक्सीजन चाहिए, उसके बेसिस पर डीजल जलेगा, देन बैटरी चार्ज होगी, देन उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, ये पनडुब्बी चल पाएगी। अब यहाँ पे जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन होती है ना, न्यूक्लियर पावर सबमरीन की सबसे खास बात यही है कि ये सबमरीन पानी के अंदर लंबे समय तक रह सकती है। इनफैक्ट महीनों तक यहाँ पर ये पानी के अंदर रह सकती है। तो ये फ़ायदा हम लोगों को न्यूक्लियर पावर सबमरीन के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, तो डिफरेंस काफ़ी बड़ा है। अभी बहुत कम देशों के पास में न्यूक्लियर पावर सबमरीन है, भारत के पास में भी एक है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। बट डीजल ये वाली जो सबमरीन है सबके पास में, मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ के पास में देखने को मिल जाती है। क्लियर हो गया? इतना आपको समझ में आया कि हाँ, सबमरीन 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है कन्वेंशनल, एक होती है न्यूक्लियर। कन्वेंशनल जहाँ पे डीजल का इस्तेमाल कर रहे हैं, न्यूक्लियर के अंदर हम लोग अपनी न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और न्यूक्लियर वाली थोड़ी सी बेस्ट होती है एज कम्पेयर टू द कन्वेंशनल। ये भी क्लियर हुआ।
अब आते हैं मेजर टॉपिक के ऊपर कि भाई ये AIP सिस्टम जो है ये कौन सी पनडुब्बी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, क्या इसका यूज़ है, तो इसको समझते हैं। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम, नाम से पता चल रहा है कि भाई यहाँ पर हवा की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया जो डीजल वाली पनडुब्बी है उसको सतह पर आना पड़ रहा है, उस डीजल को जलाने के बाद में वो बैटरी चार्ज हो पा रही है। लेकिन जब इस डीजल सबमरीन के अंदर ये AIP सिस्टम लगा दिया जाएगा तो इससे क्या होगा, ये जो सबमरीन है ये पानी के अंदर लंबे समय तक रह सकती है। जैसे हमारी न्यूक्लियर पावर सबमरीन लंबे समय तक पानी में रहती है ना, उसी प्रकार से ये भी पानी में लंबे समय तक रह सकती है। इस AIP सिस्टम का यूज़ करके हमें एयर की रिक्वायरमेंट इतनी पड़ेगी नहीं, हम एयर इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और अंदर ही एनर्जी को जनरेट कर पाएंगे और हमारी पनडुब्बी लंबे समय तक पानी के अंदर रह पाएगी। ये है AIP सिस्टम, तो अपने आप में एक बेस्ट टेक्नोलॉजी है। ठीक है, अब आते हैं AIP सिस्टम की डिटेल्स के ऊपर कि अगर कुछ लिखने को आया तो कैसे लिखना होगा, है ना। तो AIP टेक्नोलॉजी है कन्वेंशनल और नॉन न्यूक्लियर सबमरीन के लिए। वो आप समझ चुके हो कि कन्वेंशनल या फिर नॉन न्यूक्लियर सबमरीन कौन सी होती हैं, ठीक है, जो कि पानी में लंबे समय तक नहीं रह पाती। अभी हमने इसको डिस्कस किया। अब जो सबमरीन्स होती है वो 2 प्रकार की होती हैं, ये भी आपने समझ लिया अच्छे से, कन्वेंशनल और न्यूक्लियर होती हैं। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट बोलता है जो ये कन्वेंशनल सबमरीन है यहाँ पे डीजल इलेक्ट्रिक इंजन का इस्तेमाल होता है, ये भी आपको क्लियर है। ठीक है, और इस डीजल इलेक्ट्रिक इंजन को इस्तेमाल करने का एक डिसएडवांटेज ये देखने को मिलता है कि भाई बार बार पनडुब्बी को सरफेस पर यानी सतह पर आना पड़ता है ताकि एक एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन मिले और फिर हम लोग उस फ्यूल को जलाकर बैटरी चार्ज कर पाएं, है ना। ये हमने समझ लिया। अब अगर इसी सबमरीन के अंदर AIP सिस्टम को फिट कर दिया जाए तो क्या होगा, AIP सिस्टम को फिट कर देंगे तो भाई सबमरीन को ऑक्सीजन की जो ज़रूरत पड़ेगी वो हफ्ते में एक बार पड़ेगी, मतलब बहुत कम ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, एयर इंडिपेंडेंट वो हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा, हम लोग लंबे समय तक अपनी इस डीजल वाली पनडुब्बी को भी समुद्र के अंदर रख पाएंगे। क्लियर हुआ। अब AIP सिस्टम के फायदे क्या देखने को मिलेंगे, क्या क्या एडवांटेजेस इसके हो सकते हैं। तो AIP सिस्टम डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन के लिए बनाया गया है, ये भी आपने समझ लिया है। इससे पहला फायदा ये होगा कि भाई आप लंबे समय तक पानी के अंदर अपनी सबमरीन को डुबो के रखोगे, है ना, और सबमरीन के अंदर और जो उसकी जो पावर है वो बढ़ जाएगी, आराम से वो पानी के अंदर रह सकती है, कोई तकलीफ नहीं होगी। प्लस यहाँ पे जो ये AIP टेक्नोलॉजी है इसकी वजह से मैंने आपको बता दिया, देखो वही सेम पॉइंट है, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बाकी उसके बाद अगर हम लोग डिस्कस करें तो जितनी भी हमारे पास कन्वेंशनल सबमरीन्स होती हैं इनको सरफेस पर आना पड़ता है अपने जनरेटर को यूज़ करके अपने बैटरी को रिचार्ज करने के लिए, है ना। लेकिन जब ये सरफेस पर आएंगी तो इनको आराम से डिटेक्ट किया जा सकता है कि भाई ये सबमरीन दिख रही है दूर से, तो दुश्मन यहाँ पे हमला भी कर सकता है। तो यहाँ पर सबमरीन का कोई फ़ायदा हुआ नहीं कि सबमरीन बार बार बाहर आ रही है, उसको डिटेक्ट कर लिया जाएगा आराम से। सबमरीन का बेस्ट फ़ायदा वही है कि सबमरीन पानी के अंदर है, किसी के पकड़ में ना आए और हम लोग यहाँ पर दुश्मन की आराम से खैर ले सकें। तो सबमरीन यहाँ पर ये इस प्रकार से काम करती है। आई होप आप लोग यहाँ पर इसको काफ़ी आराम से समझ गए होंगे। तो अभी यहाँ पर जो AIP सिस्टम है इसमें बहुत आराम से क्या होगा, लंबे समय तक सबमरीन जो है वो पानी के अंदर रह पाएगी। तो ये तो हो गए इसके फ़ायदे। अब आते हैं डिसएडवांटेजेस यानी नुकसान के ऊपर। अब मान लो यहाँ पर इस AIP सिस्टम को इंस्टॉल किया, तो इस AIP सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे जगह और लगेगा और जो बोट है उसकी लेंथ और वेट दोनों यहाँ पर बढ़ जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे जो सबमरीन की यूनिट कॉस्ट है वो भी इंक्रीज हो जाएगी 10%। से ऑब्वियस ही बात है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लगा रहे हो तो यहाँ पर उसकी कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाने वाली है। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन यह है कि इंडिया के पास कौन कौन सी सबमरीन हैं। तो इंडिया के पास आज के टाइम पर 16 कन्वेंशनल सबमरीन है जिसको हम लोग डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन बोलते हैं, जो कि SSK क्लासिफाइड सबमरीन्स हैं। और इसी में हमने P75 के अंदर 2 सबमरीन और हमारे पास आएंगी, उसके बाद ये 16 के बाद 18 सबमरीन्स हो जाएंगी। ठीक है, अब ये SSK क्या होता है तो आप लोग देख पाओगे डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स होती हैं। और डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स क्या होती हैं ये आपको पता ही है, मैं आपको ऑलरेडी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। फिर उसके बाद दूसरे प्रकार की सबमरीन भारत के पास में है। भारत के पास में 2 न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन्स आपको देखने को मिल जाएंगी जिसको हम लोग SSBN बोलते हैं। SSBN मतलब सबमर्सिबल शिप बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर। तो ये वाला SSBN वाली आपको यहाँ पर ये वाली आपको देखने को मिल जाएंगी। भारत के पास 2 हैं। ठीक है, अरिहंत और 3 और SSBN आपको देखने को मिल जाएगा, कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह में ये चल रही हैं। फिर उसके बाद जो P75I वाला प्रोजेक्ट है, जैसे यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ या फिर कंप्लीट होता है अभी आने वाले टाइम पर प्रॉपरली कंप्लीट होगा, इसके थ्रू हमारे पास जो पूरी की पूरी 6 सबमरीन्स आ जाएंगी। अभी क्या है ना, P75I के ऊपर काम चल रहा है, इसमें से 4 सबमरीन्स ऑलरेडी आ चुके हैं, 2 सबमरीन 2023 तक आएंगे। जो हमारे पास सारी सबमरीन आ जाएंगी तो भारत के पास जो है कैपेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाएगी, ये यहाँ पर मेंशन किया गया। आई होप आप लोग यहाँ पर इसको समझ गए होंगे काफ़ी अच्छे से।
अब यूपीएससी ने 2016 में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया था। देखो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि सबमरीन जैसे चर्चा में है, ठीक है, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन होगी, कन्वेंशनल सबमरीन होगी, तो इसको लेकर क्वेश्चन बन जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ आईएनएस अस्त्रधारिणी। जो आईएनएस अस्त्रधारिणी है इसको लेकर कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल बेस्ट है, इससे मैच होता हुआ नजर आता है। तो आईएनएस अस्त्रधारिणी से जो स्टेटमेंट मैच होता है वो है सी, टॉर्पीडो लॉन्च एंड रिकवरी वेसल, ये देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख पाओगे आईएनएस अस्त्रधारिणी, ये 2016 के अंदर चर्चा में था, ये मैंने आप लोग को इन्फॉर्मेशन दी है। बाकी मैंने आपको बताया कि भाई भारत इतना काम कर क्यों रहा है, इतनी सारी सबमरीन्स डेवलप कर रहे हैं और भी सबमरीन्स बना रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो चीन है, चीन को टैकल करना है। जो चाइना है, चाइना की 400 BC जो है उससे निपटने के लिए हमने प्रोजेक्ट 75 को लेकर आए थे। चीन के पास अभी भी आप देख पाओगे लगभग 350 वॉरशिप हैं। उसका टारगेट यह है कि 2030 तक हम इन वॉरशिप को 420 तक कर सकें। वॉरशिप यहाँ पे जो जहाज़ हैं, जो कि लड़ाकू जहाज़ हैं, उनको हम 420 तक कर सकें, ये यहाँ पर इनका फोकस है। प्लस हिंद महासागर में जो चीन है उसकी घुसपैठ यहाँ पर देखने को मिलती है, तो उस घुसपैठ को रोकने के लिए यहाँ पर भारत अपनी नेवी को मजबूत करना चाहता है। तो भारत को इसलिए सबमरीन्स की ज़रूरत है ताकि हम लोग अपने दुश्मन को वहाँ से भगा सकें। प्लस इंडियन नेवी ने इसी चक्कर में प्रोजेक्ट 75 को लेकर आया, जहाँ पे हमारा फोकस ये है कि हम लोग कुछ अटैक वाली सबमरीन्स को लेकर आएँ, जिसका एक मेजर फोकस रहेगा कि हम लोग चाइना को भी टैकल कर पाएँ। क्लियर हुआ? तो ये सबमरीन्स को लेकर आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। बाकी मैं आप लोगों को बता दूं, सबमरीन्स के बारे में चर्चा होती है तो भारत के पास में भी काफ़ी सारी सबमरीन्स हैं, ठीक है। जैसे कि हमने फ्रांस की मदद से कलवरी क्लास की सबमरीन्स बनाई हैं, आईएनएस कलवरी, आईएनएस खंदेरी। उसके बाद जर्मनी की मदद से हम लोगों ने शिशुमार क्लास की सबमरीन्स बनाई हैं। रशिया की मदद से हमने सिंधुकोश क्लास की सबमरीन्स बनाई हैं। तो ये अलग अलग सबमरीन्स भारत के अंदर देखने को मिल जाती हैं। बाकी प्रोजेक्ट 75 और 75I क्या है वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। 75I का मतलब है 75I इंडिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।